अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। 13 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएंगे। करंट चैप्टर 14 है, जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में है या फिर सोशियोलॉजी की टर्म्स इसमें यूज़ की गई हैं। इसको सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो लेक्चर के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन सी टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ये उन टॉपिक्स की आउटलाइन है जो कि हम लेक्चर 1 टू 7 में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें सोशल साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड देन कन्फर्मिटी, डेफिनेशन, टाइप्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू कन्फर्मिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन और कन्फर्मिटी, ये तीनों टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आ सकता है, पार्ट ए पार्ट बी करके भी दिया जा सकता है और लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लाजमी प्रिपेयर करना है। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8, जो कि ओबीडियंस के बारे में है। ओबीडियंस भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, डेफिनेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ओबीडियंस और कन्फर्मिटी में क्या डिफरेंस है, देन फैक्टर्स रिलेटेड टू ओबीडियंस एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इंक्रीज ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होती है कि किसी की भी फर्माबरदारी करना, और हम उसी के फर्माबरदार होते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, जो हमसे सुपीरियर होता है, ठीक है। तो ओबीडियंस क्या है? इस कंप्लायंस विद कमांड्स गिवन बाय एन अथॉरिटी फिगर। कोई भी अथॉरिटी फिगर जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है, जो हमसे सुपीरियर होता है, वो जो भी कमांड्स देता है हम उसको फॉलो करते हैं, तो इट्स मीन ये ओबीडियंस है। अब हमारे पेरेंट्स के पास अथॉरिटी है, तो हम उनको ओबे करते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं उनका एहतराम लाज़मी है, हम उनको ओबे करते हैं, वो जो भी काम कहते हैं हम वो वक़्त पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि उनके पास एक अथॉरिटी है, वो हमसे सुपीरियर हैं, उनके पास पावर है। 1960s में स्टैनले मिलग्रम था, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक फ़ेमस रिसर्च की थी जिसको ओबीडियंस स्टडी कहा जाता है, और इस स्टडी के ये रिज़ल्ट्स निकले थे कि लोगों में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी अथॉरिटी फ़िगर है जो सुपीरियर है, जिसके पास पावर है, जो दूसरे लोगों पे इन्फ्लुएंस रखता है, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। हाउ डज़ ओबीडियंस डिफ़र फ्रॉम कन्फर्मिटी, ठीक है, यानी ओबीडियंस और कन्फर्मिटी में डिफ़रेंस क्या है? 3 की वेज़ हैं, या 3 वेज़ में ये डिफ़रेंस है एक दूसरे से। ओबीडियंस में जो है ना, वो ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक अथॉरिटी फ़िगर होती है, वो ऑर्डर करती है और हम उसके ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी के ऑर्डर को फ़ॉलो करेंगे, तो वो क्या होगा? ओबीडियंस होगा, ठीक है। या ये कह लें कि ओबीडियंस में ऑर्डर हमें मिलता है। कन्फर्मिटी में इन्वॉल्व्स अ रिक्वेस्ट, यानी हम लोग कन्फर्मिटी में अपना एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करते हैं, ताकि हम किसी ग्रुप का पार्ट बन सकें, ठीक है। या हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने ग्रुप का पार्ट बना लें। ओबीडियंस इन्वॉल्व फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ समवन, ठीक है। जिस तरह अभी हमने बात की कि हम उस इंसान के ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिसके पास हाई स्टेटस होता है, ठीक है। जबकि कन्फर्मिटी में इक्वल स्टेटस के लोगों के साथ हम लोग मिल जाते हैं, या ग्रुप बना लेते हैं, या उनका ग्रुप जॉइन कर लेते हैं। ओबीडियंस जो है वो रिलाई करता है सोशल पावर पे, जबकि कन्फर्मिटी में रिलाई क्या होता है कि रिलाई किस पे करता है? ये नीड होती है इंडिविजुअल की कि उसको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, उसको लाइक किया जाए, और ये कि जो सोशल रिजेक्शन है उसको अवॉइड किया जाए। फैक्टर्स रिलेटेड टू ओबीडियंस, फर्स्ट पे क्या? अथॉरिटी फिगर, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, इन्फ्लुएंस होता है, पावर होता है, जो सुपीरियर होता है, उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग उसको ओबे करें, फॉलो करें, उसके ओबीडिएंट रहें, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हायर प्रेस्टीज होगी, उतने ही ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, उतना ही ज़्यादा उसका लेवल ऑफ ओबीडियंस होगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमिटी ऑफ विक्टिम। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ विक्टिम, यानी जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, उसकी क्लोजनेस होती है किसे? परपिट्रेटर से, ठीक है। अब एविडेंस क्या इंडिकेट करता है कि लोग उस इंसान को ज़्यादा फॉलो करते हैं जिससे इंसान को खतरा होता है कि ये हार्म काज कर सकता है, लेकिन उसको लोगों के दोनों के दरमियान में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टर्म ही है जिसको डिस्टेंस इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब डिस्टेंस इफ़ेक्ट में क्या होता है कि लोग जो हैं ज़्यादा हार्म को कॉज़ करते हैं, या ज़्यादा ऑर्डर्स को फ़ॉलो करते हैं जो कि हार्म की तरफ लीड कर सकता है, जब वो फ़ेस टू फ़ेस उस पर्सन से कनेक्टेड नहीं होते, या उन लोगों के दरमियान में डिफ़रेंस होता है जो कि पर्सन को हार्म
पहुँचाना होता है, ठीक है? तो इसको डिस्टेंस इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि जितना फ़िज़िकल डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा, उतनी ही एम्पैथी कम होगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि उन लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। इन शॉर्ट क्या है कि जब आपका किसी से फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं होता, कोई आपके सामने नहीं होता, फ़ेस टू फ़ेस कनेक्शन नहीं होता, तो फिर अगर आप उसको नुकसान पहुँचाते भी हैं, तो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वो पर्सन जो है, ओबे करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि सोल्जर्स जो हैं वो सिविलियन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जब उन लोगों के दरमियान में एक डिस्टेंस होता है, क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी नहीं होती। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको स्टैनफोर्ड प्रिज़न एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, तो उसके भी रिज़ल्ट्स ये निकले थे कि जो गार्ड्स हैं, वो प्रिज़नर से ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं जिनके साथ उनका कोई क्लोज़ रिलेशन नहीं होता या क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी नहीं होती। इन शॉर्ट क्या है कि जब गार्ड्स में और प्रिजनर्स में एक डिस्टेंस होता है, तो वो उनको ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आई होप आप लोगों को अब ये बात समझ आ गई होगी प्रॉक्सिमिटी ऑफ विक्टिम क्या होता है कि जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है जो कि हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कोई भी हार्म कॉज़ होता है, तो उसकी वजह से ओबीडियंस लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है क्योंकि लोगों का उस पर्सन से ट्रस्ट जो है वो भी टूट जाता है या कम हो जाता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दूसरों को हार्म हो रहा है, तो फिर लोग उस पे ट्रस्ट कम करते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्केलेशन ऑफ हार्म। जैसे-जैसे हार्म जो है वो इंक्रीज़ होता है, हार्म का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को ओबे करें, जिसकी वजह से हार्म इंक्रीज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स दैट इंक्रीज़ ओबीडियंस। ओबीडियंस हाई कब होती है? ओबीडियंस तब ज़्यादा हाई होगी जब अथॉरिटी फ़िगर जो है वो कमांड दे, बजाय इसके कि कोई वॉलंटियर कमांड दे, ठीक है? क्योंकि हम उसको ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं जो हमसे सुपीरियर होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है। The experiments were done at prestigious institution. The authority figure was present in the room with the subject. जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ अथॉरिटी फिगर जब हमारे सामने होगी, तो मोर चांसेस हैं कि हम उसको फॉलो करेंगे, उसके ऑर्डर को ज़्यादा ओबे करेंगे। द लर्नर वॉज इन अनदर रूम, द सब्जेक्ट डिडेंट सी अदर सब्जेक्ट्स डिसओबेइंग कमांड्स, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आके मुझे कहता है कि फ़लाँ अथॉरिटी फिगर ने आपको ये कमांड दी है, ठीक है? तो मैं उसको फ़ौरन से फॉलो करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरे साथ अगर और ग्रुप मेंबर्स भी बैठे हैं जो उस अथॉरिटी फिगर को ओबे नहीं करते, तो हो सकता है फिर मैं भी कहूँ कि बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं उसको क्यों फॉलो करूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओबीडियंस से रिलेटेड। ओबीडियंस और कन्फर्मिटी में डिफरेंस क्या है, ओबीडियंस से रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं और ओबीडियंस को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओबीडियंस आपने लाजमी करना है, ओबीडियंस वर्सेस कन्फर्मिटी का डिफरेंस भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।